डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहन वर्टिवर्स। आज मैं आपको नॉन फाइनाइट्स की ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक नॉन फाइनाइट्स बताने जा रहा हूँ, जिसको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। नॉन फाइनाइट्स, इसको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। अब ये नॉन फाइनाइट्स क्या होता है, इसको पहले समझ लेते हैं। नॉन फाइनाइट को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए फाइनाइट वर्ब क्या होती है। फाइनाइट वर्ब क्या होती है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती है जो सेंटेंस में अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, यानी जो वर्ब अपने कर्ता के अनुसार आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। पहले हम समझ लेते हैं इस चीज को। ही, अगर हम प्रेजेंट डेफिनेट में बनाए वाक्य तो ही सिंग आर सॉन्ग बनाएंगे। इसमें वर्ब में एसईएस लगाया, बिकॉज़ क्यों लगाया इसमें एसईएस, क्योंकि सिंगुलर है। प्रेजेंट डेफिनेट में जब कर्ता एकवचन हो तो वर्ब में एसईएस लग जाता है, इसलिए यहाँ पर यानी जो वर्ब आई है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई है। जब वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आती है, सब्जेक्ट के अनुसार आती है, तो इस प्रकार की वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। यू आर प्लेइंग, इसमें जो वर्ब आई है आर किसके अकॉर्डिंग आई है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इसलिए ये आर क्या है यहाँ पर फाइनाइट, नहीं फाइनाइट वर्ब। जब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ये भी फाइनाइट वर्ब थी, ये भी फाइनाइट वर्ब थी, ये नहीं है यहाँ पर फाइनाइट वर्ब, है ना। तो इस तरह से हमने देखा जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आए उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती है जिसका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है, फ्रीली यूज किया जाता है जिस वर्ब का जिसका सब्जेक्ट के साथ कोई रिलेशन नहीं शो होता है, यानी सब्जेक्ट के साथ उसका कोई संबंध नहीं होता है, तो इस प्रकार की वर्ब को हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। यानी जिस वर्ब का सब्जेक्ट के साथ कोई तालमेल या कोई उसके साथ कोई रिलेशन नहीं होता, तो इस प्रकार आने वाली वर्ब को हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब हम नॉन फाइनाइट वर्ब के प्रकार भी हमें समझने हैं, तो नॉन फाइनाइट वर्ब के कौन कौन से प्रकार होते हैं वो देख लेते हैं। नॉन फाइनाइट को हम बांट सकते हैं तीन भागों में। इन्फिनिटिव, दूसरा जेरेंड और तीसरा पार्टिसिपल। ये तीन भागों में हम बांट सकते हैं। नॉन फाइनाइट को हम कितने भागों में बांटते हैं, तीन भागों में, इन्फिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। इसके बाद पार्टिसिपल के भी हम तीन भाग देखते हैं। पार्टिसिपल के तीन भाग देखते हैं। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। कौन सा होता है तीसरा, परफेक्ट पार्टिसिपल। तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। इस तरह से तीन भागों में पार्टिसिपल को डिवाइड किया गया है, और इन्फिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। अब यहाँ पर हम शॉर्टकट में बता देते हैं इन्फिनिटिव किस तरह से प्रयोग होता है। इसको बनाते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। जेरेंड को हम बनाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के। इसके बाद पार्टिसिपल तीन तरह का होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से बनता है। पास्ट पार्टिसिपल, ये बनता है वर्ब की थर्ड फॉर्म से। और परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो ये हमने एक मोटा मोटा आपको समझा दिया। इस चीज को आप नोट डाउन कर सकते हैं, नॉन फाइनाइट्स क्या होता है और इसका किस तरह से यूज होता है। ये टेबल नोट कर सकते हैं आप।
हैव यू डन? नाउ नेक्स्ट, सबसे पहले हम कौन सा देखेंगे? इन्फिनिटिव। हेडिंग डाल सकते हैं आप, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव क्या होता है? ये दो प्रकार का होता है इन्फिनिटिव। एक तो होता है हमारा नाउन इन्फिनिटिव, और दूसरा होता है जीरेंडियल इन्फिनिटिव। जीरेंडियल इन्फिनिटिव, नाउन इन्फिनिटिव, और दूसरा होता है जीरेंडियल इन्फिनिटिव। तो हम सबसे पहले देखेंगे नाउन इन्फिनिटिव क्या होता है। नाउन इन्फिनिटिव के बारे में देखेंगे, नाउन इन्फिनिटिव क्या होता है। तो पहला हेडिंग डाल दो आप, नाउन इन्फिनिटिव। फर्स्ट हेडिंग डाल दो, नाउन इन्फिनिटिव। अब नाम से ही पता चल रहा है नाउन इन्फिनिटिव क्या होगा। नाउन की तरह काम करता है, यानी ये वर्ब होते हुए भी, वर्ब होते हुए भी नाउन का भी काम करे। तो ऐसी वर्ब को क्या कहते हैं हम? नाउन इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं। यानी नाउन इन्फिनिटिव होती वर्ब है बट नाउन का भी काम करे, तो इस प्रकार की वर्ब को हम नाउन इन्फिनिटिव कहते हैं। अब हमें पता है नाउन कहाँ कहाँ आता है वाक्य में। कोई नाउन वाक्य का सब्जेक्ट भी हो सकता है, आपको पता होना चाहिए, है ना। जैसे हम कह राम एक अच्छा लड़का है, तो राम इज अ नाउन। तो राम इज अ गुड बॉय, राम एक नाउन है और सब्जेक्ट की जगह आया है ना। ही टीचेस राम वेल, वह राम को अच्छे से पढ़ाता है। ही टीचेस राम वेल, यहाँ पर राम क्या है? ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, नाउन ही उसके रूप में आ गया। तो इस तरह से अभी हम समझेंगे नाउन इन्फिनिटिव क्या है। यानी ये सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है। और तो सबसे पहले हम इसके एग्जांपल और इसकी कुछ पहचान है वो भी बता देते हैं। हिंदी में इसकी पहचान क्या है? हिंदी वाक्यों में प्रायः ना या ने से इसे पहचानते हैं। जो हम इन्फिनिटिव को पहचानते हैं, किससे पहचानते हैं? ना या ने से पहचान लेते हैं कि वो नाउन इन्फिनिटिव है। हिंदी की पहचान है ना या ने से पहचान लेंगे। हिंदी वाक्यों में ना या ने से पहचान लो गई। अब बनता कैसे है ये बनता है वैसे ही जो भी बताया था, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ठीक है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ये बनता है। हिंदी की पहचान में ना या ने आता है। इसमें वर्ब होते हुए भी नाउन का काम करता है। सब्जेक्ट हुए वर्ब आ सकता है, ऑब्जेक्ट हुए वर्ब आ सकता है, प्रीपोजिशन हुए वर्ब आ सकता है, या कंप्लीमेंट की तरह भी आ सकता है। कंप्लीमेंट की तरह भी आ सकता है। अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। पहले हम सिंपल एग्जाम्पल देख लेते हैं। गाना एक कला है। गाना एक कला है, इसमें इन्फिनिटिव कौन से वाले वर्ड में आ रहा है? जोर से बोलिए, इन्फिनिटिव किस में आ रहा है? वो इन्फिनिटिव किस में आ रहा है? गाना में। ये वर्ड है गाना, इसमें ना आया। हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में क्या आएगा? ना या नहीं आएगा। तो हिंदी में हमने पहचान ली गाना एक कला है, तो एक इन्फिनिटिव है, वो भी नाउन इन्फिनिटिव है। तो गाना एक कला है, तो कैसे बनता है इन्फिनिटिव? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो क्या हो जाएगा? टू सिंग। टू सिंग इज एन आर्ट। टू सिंग इज एन आर्ट। गाना एक कला है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तैरना
एक अच्छा व्यायाम है। तैरना एक अच्छा व्यायाम है। तैरना एक अच्छा व्यायाम है। तो इसमें इंफिनिटिव क्या है? तैरना। तैरना। तो इसको बनाएंगे टू स्विम। टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज। टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज। तैरना एक अच्छा व्यायाम है। टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज। बनाओ एक अपने आप। झूठ बोलना पाप है। झूठ बोलना पाप है। इसको इंग्लिश में किस तरह बनाओगे? टू टेल अ लाई इज अ सिन। इज अ सिन। टू टेल अ लाई इज अ सिन। झूठ बोलना पाप है। जो अभी बनाए हैं जितने भी सेंटेंस, उनमें जो इंफिनिटिव आया है वो अगर हम पूछें ग्रामेटिकली क्या है, वो ग्रामर में और इंफिनिटिव के अलावा और ये क्या है? टेल मी। यहाँ पर ये टू स्विम आया है, यहाँ पर टू टेल आया है और यहाँ पर टू सिंग। ये सब सब्जेक्ट हैं। क्या है? सब्जेक्ट। ऐसे यानी सब्जेक्ट टू ए वर्ब भी ये प्रयोग होते हैं। किसके रूप में प्रयोग होते हैं? सब्जेक्ट टू अ वर्ब। यानी वर्ब किस ये है लेकिन सब्जेक्ट के रूप में आए हैं। ये सब में सब्जेक्ट के रूप में आए थे। सब्जेक्ट जानते हो क्या होता है? डूअर, जो बात को करे, जिसके बारे में बात बताई जाती है, वो सब्जेक्ट होता है। तो ये हो गया सब्जेक्ट टू ए वर्ब आता है। टू सिंग इज एन आर्ट, टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज, टू टेल अ लाई इज अ सिन। तो ये सब्जेक्ट टू ए वर्ब आया है। अगर आप इसको लिखना चाहें ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं सेंटेंस के बराबर में सब्जेक्ट टू अ वर्ब। जितने सब आए हैं सब सब्जेक्ट टू अ वर्ब आए हैं। अब हम और एग्जांपल देख लेते हैं। क्या ये केवल सब्जेक्ट के रूप में आता है? नाउन कभी सब्जेक्ट के ही रूप में नहीं आता है, वर्ब के रूप में आता है। हाँ, ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, कंप्लीमेंट के रूप में आता है। और एग्जांपल देखते हैं इसके। हम इसके और एग्जांपल बताते हैं अब आपको। वह गीत गाना पसंद करता है। वह गीत गाना पसंद करता है। वह गीत गाना पसंद करता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह, तो आ जाएगा ही। और इसमें मेन वर्ब है पसंद करना, तो क्या आ जाएगा? लाइक। इंफिनिटिव किस में दिख रहा है आपको? गाना। गाना। इसमें इंफिनिटिव है बिकॉज इसमें ना रहा। हिंदी की पहचान बताई थी। ही लाइक्स टू सिंग द सॉन्ग। ये आया ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। ये किसके रूप में आया? ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। यहाँ पर जो ये आया है ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब आया है। और एग्जांपल देख लेते हैं ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब के। और एग्जांपल देख लेते हैं। उसने झूठ बोलने से इनकार किया। उसने झूठ बोलने से इनकार किया। उसने झूठ बोलने से इनकार। इसमें इंफिनिटिव क्या है? बोलने से। ही इनकार किया को क्या कहते हैं? रिफ्यूज्ड। सेकंड फॉर्म आएगी, पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म आती है। ही रिफ्यूज्ड टू टेल अ लाई। यहाँ पर टू टेल एज ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब आया है। किसके रूप में आया है? ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। ये ऑब्जेक्ट है हमारा ना, तो ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब आया है। ही रिफ्यूज टू टेल अ
इससे पहले आया था सब्जेक्ट टू ए वर्ब, अब आया ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। ही रिफ्यूज टू टेल अ लाई। और एग्जांपल देख लेते हैं। मुझको जाना है, मुझको जाना है, मुझको जाना है। कितना छोटा सा सेंटेंस है। कैसे बनेगा? आई एम टू गो, आई एम टू गो, मुझको जाना है। यहाँ पर अगर हम कहें आई एम तो इसका कोई सेंस नहीं है। आई एम टू गो, मुझको जाना है, तो इसका पूरा कंप्लीट सेंस हो रहा है कि मुझको जाना है। इसमें टू गो जो आया है इंफिनिटिव है, और ये जो आया है कॉम्प्लीमेंट का आया है, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। किसके रूप में आया? कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। किसके रूप में आया ये? कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। जो वाक्य अर्थ को पूर्ण करते हैं उन्हें कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। आई एम टू गो। उसको पढ़ना है, उसको पढ़ना है, तो क्या बनेगा? सी इज टू रीड, सी इज टू रीड, उसको पढ़ना है। इसके अलावा और भी ये हमने बताया कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब। दोनों जो एग्जांपल आपने अभी देखे हैं ये कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब आए हैं। अब हम देख लेते हैं प्रीपोजिशन के, उसमें भी आते हैं। प्रीपोजिशन के साथ भी इनका प्रयोग होता है। प्रीपोजिशन के रूप में कैसे आएंगे? प्रीपोजिशन टू ए वर्ब, प्रीपोजिशन टू ए वर्ब कैसे यूज होंगे? ट्रेन आने वाली है, ट्रेन आने वाली है। द ट्रेन इज, वाली के लिए क्या वर्ड आता है? प्रीपोजिशन आएगा यहाँ अबाउट। द ट्रेन इज अबाउट टू कम। यहाँ अबाउट प्रीपोजिशन है, ये क्या है? प्रीपोजिशन है, और टू कम क्या है? इंफिनिटिव है। द ट्रेन इज अबाउट टू कम। तुम्हें पढ़ने के सिवाय और कुछ विकल्प नहीं है। तुम्हें पढ़ने के सिवाय और कुछ विकल्प नहीं है। सही बात है ये, तुम्हें पढ़ने के सिवाय और कुछ विकल्प नहीं है। You have no choice, you have no choice। सही, यहाँ तक चॉइस मतलब विकल्प। You have no choice, काय के सिवाय, but to study, but to study। बट की जगह हम एक्सेप्ट भी लगा सकते हैं। बट की जगह हम क्या और वर्ड यूज कर सकते हैं? एक्सेप्ट। चाहे बट लगा दो चाहे एक्सेप्ट, सेम मीनिंग निकलेगा, सिवाय। यू हैव नो चॉइस बट टू स्टडी, इसमें इन्फिनिटिव क्या था? पढ़ने, तो आ गया टू स्टडी, यानी तुम्हारे पास और कोई विकल्प नहीं है। यू हैव नो चॉइस बट या एक्सेप्ट में से कुछ भी ला सकते हैं, टू स्टडी, और इन्फिनिटिव का टू आ जाएगा इसमें। यू हैव नो चॉइस बट टू स्टडी। इस तरह से हमने देखे इसके प्रयोग हम किस तरह से कर सकते हैं। सब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, प्रीपोजिशन टू ए वर्ब, और इसके अलावा प्रीपोजिशन टू ए वर्ब, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, यानी एक नाउन की तरह ये काम करता है, होता वर्ब है। और इसकी पहचान क्या है हिंदी में?
हिंदी में क्या पहचान है इसकी? ना या नहीं। सिवाय के अंग्रेजी बट या एक्सेप्ट लगा सकते हैं। इसके बाद इंफिनिटिव का टू आ जाता है। इसके अलावा इसके कई और रूल हैं जहाँ बट और एक्सेप्ट आता है बट इंफिनिटिव का टू नहीं आता है, वो और बताएंगे आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, हम आपको बता देंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो आज हमने आपको बताया इंफिनिटिव, आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा। इसलिए प्लीज लाइक माय चैनल, अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टू वॉच अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।